वेलकम टू माय चैनल डाउट क्लासेस। तो आज का हमारा जो वीडियो होगा वो क्लास 10 का भौतिकी का ऊर्जा के स्रोत चैप्टर नंबर ऊर्जा के स्रोत का ये दूसरा भाग होगा। तो चलिए आइए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो देखिए, लकड़ी जो बायोगैस ईंधन वो होता है, आप पहले बायोगैस ईंधन समझ लीजिए। जो जीवाश्म से प्राप्त हो या पेड़ पौधे से प्राप्त होता है सड़ कर। तो ये क्या है? लकड़ी है, बायोगैस ईंधन है। गोबर गैस भी बायोगैस ईंधन है, कोयला भी हमारा बायोगैस ईंधन है। लेकिन नाभिकीय जो ऊर्जा है वो बायोगैस ईंधन नहीं है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी अपना आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए दो ही गैस उत्तरदायी है, एक CO2 है और एक N2S है, N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं, क्या हैं? तो देखिए, जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। विखंडन। और जो सूर्य होता है उससे जो ऊर्जा पैदा होती है वो किस कारण होती है? संलयन के कारण, यानी नाभिकीय संलयन के कारण। तो ये हमेशा याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। तो देखिए, जो रिएक्टर में इस तरह का नाभिकीय रिएक्टर होता है, तो इसमें बहुत सारे छड़ लगे रहते हैं जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को या न्यूट्रॉन के गति को कंट्रोल करता है। तो पूछ रहा है कि ये छड़ किस चीज़ का होता है, किस चीज़ का बना होता है। तो देखिए, ये छड़ जो होता है वो अपना कैडमियम का बना होता है। तो ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है, कितना होता है? तो देखिए, अगर कोई नाभिक है जो विखंडित हो जाता है, मान लीजिए कि कोई एटम है और ये टूट जाता है, तो इससे जो ऊर्जा बनती है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। तो देखिए, कोयला तो आप जलाओगे तो ख़त्म हो जाएगा। बिजली ये भी नहीं है। तो देखिए, सूर्य जो है ये ऊर्जा का विशाल स्रोत है और सालों साल तक, लाखों साल तक हमें इससे ऊर्जा मिलती रहती है और आगे भी मिलती रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बक्सनुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का तापमान कितना हो जाता है। तो देखिए, जो मान लीजिए कुकर में हम खाना बनाते हैं, तो ये जो 3 से 4 घंटे में अगर हीट उसको देते हैं, 3 से 4 घंटे हीट देते हैं, तो इसका टेम्परेचर बढ़कर कितना हो जाता है? 100 से 140 डिग्री हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है। तो देखिए, पवनों का जो देश होता है वो डेनमार्क को बोला जाता है। यहाँ पे आप डेनमार्क देश में जाइएगा जो यूरोप में पड़ता है, तो बहुत सारे पवन मिलेंगे आपको। और इसमें रहता है टरबाइन और ये घूमता है, तो बहुत सारा एनर्जी पैदा होता है जो घरों में बिजली के बल्ब जलाने में या फैक्ट्री चलाने में काम आता है।
तो पवनों का देश किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है डेनमार्क को। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? देखिए जो पवन ऊर्जा होता है यानी विंड एनर्जी, तो इस तरह का फैन लगा रहता है और इधर से हवा चलती है, तो ये फैन जो चलता है, रोटेट करता है या मूव करता है, तो हमें क्या मिलती है? इलेक्ट्रिक उत्पादन होता है जो घरों में लोगों के काम आता है। तो ये पूछ रहा है जो हवा कितनी चलनी चाहिए इस फैन को चलाने के लिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो देखिए कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, तब जाके ये फैन चलता है तो एनर्जी उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? तो देखिए अभी हम बताए हैं जीवाश्म ईंधन क्या होता है। बहुत साल पहले, लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले जो हमारा पेड़ पौधा ज़मीन के अंदर दब गया है, या बहुत सारे मवेशी हैं या इंसान है दब गया है, तो वो क्या हो गया है? गैस के रूप में, कोयला के रूप में परिवर्तित हो गया है, तो उसी को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो ये क्या हो गया? कोयला भी होगा, लकड़ी भी होगा, गैस भी होगा, तो ये तीनों होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था? कह रहा है कि प्राचीन काल में आदमी क्या यूज करता था ऊष्मा के लिए यानी गर्मी के लिए? तो देखिए लकड़ी ही जलाता था ज़्यादातर लोग, जंगल बहुत थे तो आग का खोज उसमें हो गया था, तो लकड़ी जलाकर और मांस भूज कर लोग खाता था, शिकार करके मांस भूज कर। तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, लकड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो देखिए कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, गोबर गैस एक प्रकार की है। तो गोबर गैस मतलब क्या है? प्राकृतिक गैस है, बायोगैस है, लकड़ी है या चूल्हा है? तो ये बायोगैस में आता है गोबर गैस, ठीक है। बायोगैस का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो देखिए पहले जान लीजिए नवीकरणीय ऊर्जा होता क्या है। ठीक है, तो जिस ऊर्जा से कोई पर्यावरण की हानि नहीं हो, जिस ऊर्जा से कोई पर्यावरण की हानि नहीं हो उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा? सूर्य है, इससे कोई हानि है? कोई हानि नहीं है। सोलर प्लेट हम लोग लगाकर एनर्जी यूज करते हैं और कोई बीमारी नहीं होता है। लेकिन अगर हम पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, कोयला यूज करते हैं, तो उससे धुआं निकलता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो इससे क्या होता है? लोग को नुकसान पहुंचता है, स्वास्थ्य का, कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है, या बहुत सारी बीमारियां होती है। तो नवीकरणीय ऊर्जा में क्या आ जाएगा? सौर ऊर्जा आ जाएगा। तो ऑप्शन बी होगा आंसर इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। कितना % मीथेन गैस पाई जाती है? तो देखिए जैव ईंधन में मीथेन गैस 75% तक पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो देखिए नवीकरणीय ऊर्जा तो आप जान गए, किससे मिलता है? सूर्य से। सूर्य से मिलता है। और अनवीकरणीय ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? जैसे कि कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, उससे प्राप्त होता है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? कोयला, लकड़ी।
तो इसी को हम जीवाश्म ईंधन बोलते हैं, यानी जीव से प्राप्त होता है। यानी जीव में क्या आता है, पौधा आता है, आदमी आता है, तो इस सब से पौधा आता है, पेड़ पौधा जानवर आते हैं, ये सब जीव में आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो कौन सा चीज़ है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो आप लोग घरों में देखे होंगे कि बहुत सारा सोलर प्लेट लगा रहता है, ठीक है। इस पे लाइट आकर पड़ती है सूर्य से, और ये एब्जॉर्ब करके यहाँ पे कन्वर्टर लगा रहता है। तो ये क्या होता है, विद्युत ऊर्जा इधर से हमें मिलती है, ठीक है। तो सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में किससे परिवर्तित होती है? तो सौर सेल से होती है। देखिए ये जो स्क्वायर तरह का है, ये क्या है, सौर सेल है। तो इसी पे लाइट पड़ती है तो ये कन्वर्ट कर देता है विद्युत ऊर्जा में। तो सौर सेल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तम ईंधन है। तो देखिए सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया ईंधन क्या है? तो उत्तम ईंधन का क्या पहचान होता है? उत्तम ईंधन का पहचान होता है कि ये सस्ता होना चाहिए, ये जब जले तो इसमें जो राख है बहुत कम बचना चाहिए, ये आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, इसी को हम उत्तम ईंधन बोलते हैं। तो आप देखिए इसमें आंसर क्या होगा। तो जो जैव गैस है ये सबसे उत्तम ईंधन है, ना इससे पॉल्यूशन होता है, ना किसी को हानि होती है, आसानी से उपलब्ध भी है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो देखिए नरौरा जो है वहाँ परमाणु संयंत्र है, जिससे बिजली उत्पादन किया जाता है, नरौरा। तो ये पूछ रहा है कि ये कहाँ पे है? तो देखिए ये पड़ता है अपना यूपी में, ठीक है। तो नरौरा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहाँ परमाणु संयंत्र है और इससे बिजली उत्पादन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के है किस चीज़ के स्रोत है? तो देखिए जो जीवाश्म ईंधन है वो किस चीज़ के स्रोत है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। आपको पहले ही हम बताए हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा में क्या आता है, सूर्य से जो ऊर्जा आता है उसको नवीकरणीय बोलते हैं। अनवीकरणीय में किस में आता है, जैसे पेट्रोल आता है, गैस आता है, तो ये अनवीकरणीय है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन आता है जो जीव से ईंधन प्राप्त होता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? तो देखिए सरदार सरोवर बांध ये है नर्मदा नदी पे, ठीक है। तो इसको याद रखना है, बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टिहरी बांध किस नदी पे है? तो देखिए टिहरी जो बांध है वो गंगा नदी पे है, और ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। और पिछला जो क्वेश्चन था सरदार सरोवर बांध, वो कहाँ पे है, वो है एमपी में है। तो ये दोनों याद रखिएगा। टिहरी बांध कहाँ है? तो टिहरी बांध है उत्तराखंड में, इसको शॉर्ट में यूके लिख सकते हैं, उत्तराखंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? तो देखिए सबसे ज़्यादा जो पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है वो है नॉर्वे। और भारत कितना पे आता है पवन ऊर्जा में? वो 5वां स्थान पे आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए ये अपना सौर सेल होता है जो बहुत सारे घरों के छप्पर पे लगे रहते हैं, जिससे बिजली उत्पादन होता है, धूप पड़ता है। तो ये पूछ रहा है जी किस मटेरियल का बना होता है? तो देखिए ये सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन मतलब क्या होता है, बालू होता है। तो एक तरह का बालू होता है, तो इसी से बनता है सौर सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है
कि बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करती है। तो देखिए ये अपना बांध है और इससे पानी आता है और यहाँ लगा रहता है टरबाइन। जो पानी इस पर बहुत प्रेशर से गिरता है तो ये टरबाइन क्या होता है, घूमते रहता है तो बिजली उत्पादन होता है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को, यानी ये जो ज्वार है पानी है, इस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो देखिए ज्वारीय ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक बन के और बाहर घरों में यूज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठक पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। तो OTEC मतलब होता है ओशन थर्मल एनर्जी। तो ये कह रहा है कि समुद्र से जो एनर्जी, जो समुद्र से हम बिजली प्राप्त करते हैं, तो इसका क्या क्राइटेरिया रहता है। तो ये पूछ रहा है कि जो ऊपर का, मतलब मान लीजिए कि ये समुद्र है तो ऊपर भी टेम्परेचर कुछ होगा और 2 किलोमीटर गहराई में भी कुछ टेम्परेचर होगा। तो ये पूछ रहा है जी ये दोनों का टेम्परेचर का कितना अंतर रहेगा जिससे बिजली उत्पादन कर सकते हैं। तो देखिए अगर 20 डिग्री सी का 20 डिग्री टेम्परेचर अगर का अंतर रहता है ऊपर, मतलब इसके सतह पे समुद्र के और इसके गहराई में 2 किलोमीटर तक गहराई में जो तापमान का अंतर होगा वो 20 डिग्री अगर रहता है तो क्या होगा, तो तब हम विद्युत संयंत्र लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। देखिए जो हाइड्रोजन बम होता है, 2 हाइड्रोजन मिलके और एक भारी हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन। और ये देखिए ये सूर्य में भी होता है नाभिकीय संलयन। तो इसको हम बनता है वो इसी आधार पे बनता है, यानी नाभिकीय संलयन के आधार पे बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। तो देखिए तारापुर में भी नाभिकीय संयंत्र है जिससे बिजली उत्पादन होता है। तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है, आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र में तारापुर नाभिकीय संयंत्र पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो देखिए राणा प्रताप नाभिकीय संयंत्र जो है वो राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कल्पक्कम नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये कल्पक्कम जो है वो तमिलनाडु में स्थित है और ये किसके सहायता से बनाया गया है, ये रूस के सहयोग से बनाया गया है और ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, सबसे बड़ा भी परमाणु संयंत्र है। तो याद रखना है कल्पक्कम कहाँ पड़ेगा, तमिलनाडु में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है काकरापार नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो देखिए काकरापार जो है वो गुजरात में पड़ता है। तो यहाँ भी एक नाभिकीय संयंत्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद ऊर्जा के स्रोत हमारा जो चैप्टर है क्लास 10 का वो यहाँ समाप्त हो जाएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो देखिए कैगा जो है वो कहाँ पड़ता है, वो कर्नाटक में पड़ता है और कर्नाटक का राजधानी कहाँ पड़ता है, बेंगलोर। ये भी याद रखिएगा, राजधानी भी कभी कभी पूछ देता है। तो चलिए आज हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।